हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, तब क्या होगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और डाइपोल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देखना, उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हो। ओके, अब देखो, तो लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ आपको एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ परमानेंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ई एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो एक डाइपोल है। डाइपोल क्या था? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ओके, तो ये डाइपोल है हमारा। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ओके, दिस इज ए, मिड पॉइंट से ए है। ओके, नाउ डाइपोल मोमेंट कितना है? इसका पी है। डाइपोल मोमेंट क्या था? डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। ओके, डाइपोल का जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई विद द चार्ज, इस आइदर चार्ज इज कॉल्ड अ डाइपोल मोमेंट। ओके, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और इसके बाद इसका होता क्या डाइपोल मोमेंट? तो डाइपोल मोमेंट क्या था कि कितना टॉर्क एक्ट करेगा डाइपोल पे जब उसे यूनिफॉर्म यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। मतलब डाइपोल मोमेंट क्या है? मोमेंट ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली आप समझ सकते हो। तो कितना होता है वो? चार्ज टाइम द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, द लेंथ ऑफ द डाइपोल। अब आगे देखते हैं। तो हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है कुछ, ठीक है, इस तरह से, इस डायरेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और ये डाइपोल देखो, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जो डाइपोल मूवमेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बाय परमानेंट डाइपोल वी मीन द पी एक्सिस रिस्पेक्टिव ऑफ ई। ठीक है, तो इसके बारे में भी दो बातें हैं कि एक परमानेंट डाइपोल होगा, टेम्परेरी डाइपोल होगा। तो टेम्परेरी डाइपोल वो होंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो डाइपोल होता है, ठीक है, जिसमें चार्ज इंड्यूस होगा, उसे परमानेंट टेम्परेरी डाइपोल बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि CO2 एक्सेट्रा। ओके, और पोलर जो होंगे जैसे कि HCl वगैरह, तो ये टेम्परेरी परमानेंट डाइपोल है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी हो तो भी इसमें डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इंड्यूस्ड बाय ई। ठीक है, नाउ देयर इज अ फोर्स क्यू ई ऑन क्यू एंड फोर्स माइनस क्यू ई ऑन माइनस क्यू। अब देखो, इसमें जो क्यू है, चार्ज है, इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कितना लगेगा? हम पढ़ चुके हैं, एक चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगना चाहिए। F इज इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स लगना चाहिए। किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। क्या कहने का मतलब, इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, इधर। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स जीरो हुआ। क्यों हुआ नेट फोर्स जीरो? क्योंकि एक बॉडी में जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, फोर्स इसको मूव नहीं कर सकता। ठीक है, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट, इसलिए मूव नहीं कर सकता, नेट फोर्स जीरो। लेकिन क्या इसमें जो फोर्स है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन है उनका? मतलब देखो, इसमें फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, इस लाइन में लग रहा है, इसमें ये लाइन में लग रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं? ये कपल बन गया। ठीक है, कपल 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा, जब टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ बॉडी विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दे कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। ओके, और कपल क्या करेगा? इसको रोटेट करा देगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, टॉर्क एक्ट करेगा इसमें। ठीक है, इस पर टॉर्क एक्ट करेगा, इसको मूव करा देगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन मोशन भले ही ना हो लेकिन टॉर्क एक्ट करेगा, इसका रोटेशन मोशन होगा। तो डाइपोल क्या करेगा? जब एक पर्टिकुलर एंगल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल मूवमेंट, जो डाइपोल है, तब उस केस में वो रोटेट करता है। ठीक है, अलाइन होने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, देखते हैं सर। ओके, सिंस ई इज यूनिफॉर्म, ई यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, नाउ इसके बाद हाउएवर द चार्जेस आर सेपरेटेड सो द forces act at different points resulting in a torque on the dipole when the net force is zero. The torque is independent of the origin. मैंने अभी यही बताया आपको, जो चार्ज है वो फोर्सेज है वो डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ना, तो नेट फोर्स भले ही जीरो हो लेकिन टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई द आर्म ऑफ द डाइपोल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटीपोलर फोर्सेस। ठीक है, तो देखो, अब जब मोमेंट ऑफ कपल कितना होता है? आपने पढ़ा होगा ये, फोर्स। ठीक है, फोर्स टाइम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स यहाँ एक्ट कर रहे हैं और
किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है, मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ लिया होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा इनके बीच में। ठीक है, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ले सकते हैं। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 12 sin थीटा आ जाएगा। आप करके देख सकते हो उसे, अभी हम करेंगे भी इसे। ये 12 sin थीटा आ जाएगा, मतलब इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो जिसको करके दिखा देता हूँ मैं आपको फिगर में। ठीक है, तो देखो फिगर में कैसे होगा, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा इधर है तो देखो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अगेन सो दिस इज़ थीटा, तो देखो यहाँ पर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। डायग्राम इतना प्रॉपर नहीं बनेगा, फिर भी आप थोड़ा समझ सकते हो उसको। ठीक है, और ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये थीटा है, कौन सा थीटा, ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो, और 2a क्या है, ये 2a है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये वाली साइड परपेंडिकुलर कौन सा, देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री मैंने यानी देखो इस क्यू से यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ किया ना, इतना प्रॉपर दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर ट्राई करोगे आप समझने का तो वो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वाली साइड देखो आप करके देखोगे तो 2a sin थीटा हो जाएगी। ठीक है, ये 2a sin थीटा हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की है। ओके, नाउ तो इसके बाद तो टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स कितना है, देखा हमने फोर्स कितना है, क्यू ई, फोर्स ऑन आइदर चार्ज। ठीक है, आइदर चार्ज में फोर्स कितना है, क्यू ई है। एक डायरेक्शन भले अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है ना, तो क्यू ई टाइम्स 2a sin थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2a sin थीटा हमने अभी देखा। ओके, और जब मैं क्या करता हूँ उसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो और आपको याद होगा q इंटू 2a, जब इसके रीअरेंज करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव होता है। ओके, तो q इंटू 2a, तो q इंटू 2a क्या होता है, p होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो q इंटू 2a क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट, तो उसको लिख सकता हूँ मैं पी ई साइन थीटा। ठीक है, यानी कि टॉर्क कितना ऐड कर रहा है, पी साइन थीटा, यानी कि इसको देखो और आगे लिखा है क्या, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस सी, यानी कि जो टॉर्क है, टॉर्क है क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब है कि ये दोनों वेक्टर है, पी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और टॉर्क भी क्या है, वेक्टर है। ओके, और जो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालोगे, क्या करो, देखो क्या करो आप, पी और ई अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो पी से ई की तरफ, पी इधर है, पी इधर है, ये पी का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो पी से ई की तरफ कर्ल करके देखो अपनी डायरेक्शन को, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज। थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है, देखो थंब की डायरेक्शन अब करके देखो, थंब की डायरेक्शन आएगी अपवर्ड, है ना, पेपर से ऊपर की तरफ, है ना, आउटवर्ड द पेपर, है ना, तो टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी वो। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। सो देखो, तो इस डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर कमिंग आउट ऑफ इट, द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस सी इज ऑल्सो पी साइन थीटा एंड इस डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखो, दिस टॉर्क विल टेंड टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड ई, व्हेन पी इज अलाइन विद ई द टॉर्क इज जीरो। ठीक है, तो ये टॉर्क क्या करेगा, ये टॉर्क क्या करेगा, इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइन करने की कोशिश करेगा। टॉर्क तभी लग रहा है जब तक ये टॉर्क इसमें अलाइन नहीं हो जाता, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना, इस तरह से उसको अलाइन करेगा। रोटेट तभी करा रहा है क्या क्या लाइन हो जाए इसमें। ठीक है, स्टेबल करना चाहता है उसे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाना चाहता है। ठीक है, तब तक, और यानी कि आपको समझ में आया, देखो साइन जीरो हो जाएगा, अगर साइन जीरो मतलब जीरो, तो टॉर्क जीरो लगेगा। जब डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो टॉर्क कितना लगेगा, जीरो लगेगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब ये 90 डिग्री पे होगा, ऑब्वियसली बात है, जब 90 डिग्री पे होगा तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ये डाइपोल मोमेंट ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो कुछ और बात करते हैं, व्हाट हैपन्स इफ दैट फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। अभी तक हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑल द प्लेसेस कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होती है तो हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तब क्या होगा, इन दैट केस द नेट फोर्स विल एविडेंटली बी नॉन जीरो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इस पॉइंट के जिस चार्ज के लिए वो यहाँ पर है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो इस पॉइंट के लिए चार्ज की वैल्यू कुछ और होगी, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डिफरेंट होगा। ठीक है, सपोज यहाँ 10 न्यूटन, यहाँ पर 12 न्यूटन, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो तब उस केस में आप नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स से देखो इधर 2 न्यूटन है, इधर 10 न्यूटन है, तो नेट फोर्स 2 न्यूटन होगा इस तरफ। ठीक है, यानी कि तब क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन भी होगा, तब क्या होगा, ये आगे भी मूव करेगा डाइपोल। ठीक है, रोटेट तो करेगा ही लेकिन आगे भी मूव करेगा। ठीक है, इसके बाद तो नाउ इसके बाद देखेंगे, ओके, द
In addition, there will be in general be a torque on the system as before. The general cases involved. So let us consider a simple situation when P is parallel to E और anti-parallel to E. ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपल रखते हैं और उसमें हम ट्रांसलेशन मोशन को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, और इसलिए हम क्या लेंगे, बस जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और क्या होगा उसमें, P पैरेलल और एंटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है, द नेट टॉर्क इज जीरो बट देयर इज नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इफ पी इज नॉट यूनिफॉर्म. ठीक है, और उस पर फिर नॉन यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स लगेगा. ठीक है, इसके बाद फिगर 1.2 इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इफ इट इज इजीली सीन दैट पी इज पैरेलल टू ई, द डाइपोल हैज अ नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड. ठीक है, अब 1.2 कहाँ है, देखो 1.23 देखते हैं. 1.23 में बोला है कि जो क्या लिखा था, इट इज इजीली सीन दैट पी इज पैरेलल टू ई, द डाइपोल हैज अ नेट फील्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड. ठीक है, अगर या तो अगर देखो, हाँ इधर है ना, इधर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, क्यू पे फोर्स कहाँ लगेगा, देखो क्यू पे फोर्स इधर लगेगा, इस वाले पॉजिटिव पे. इधर इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस पे फोर्स, माइनस क्यू पे फोर्स कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा. ठीक है, इस पे इधर और इस पे इधर. ठीक है, और देखो दूसरी बात, ये फोर्स बड़ा होगा, ये फोर्स बड़ा होगा कि ये फोर्स बड़ा होगा, तो आंसर है ये फोर्स बड़ा होगा. क्यों होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे ज़्यादा है ना. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपको पता है इज 1/r² प्रोपोर्शनल टू r², तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ ज़्यादा, तो यहाँ कम है. ओके, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 10 है, यहाँ पर कितनी 8 है. फोर्स का लगेगा इतने, अगर सपोज दोनों का चार्ज सेम है, तो सपोज चार्ज है 2, यहाँ पे 2 है, तो 20 और 16 किस में फोर्स ज़्यादा लग रहा है, ये फोर्स ज़्यादा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स ज़्यादा इधर है. ठीक है, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, डाइपोल पे इधर फोर्स लगेगा, डाइपोल पे इधर फोर्स लगेगा. ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी है. ओके, नाउ ठीक है, तो अगर डाइपोल एंटी पैरेलल है तो इस पे कहाँ लगेगा फोर्स, इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. ठीक है, इन जनरल द फोर्स डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू इट. तो जो फोर्स है ओरिएंटेशन में डिपेंड कर रहा है, मतलब एंगल पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इस केस को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं. ओके, नाउ this brings us to a common observation in friction electricity. A comb run through dry air attracts pieces of paper. The comb, as we know, acquires charges through friction, but the paper is not charged. And what happens the attractive force? तो इसी को थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि ये इसी जो फिनोमेना को ना रिलेट किया है इंडक्शन से. अगर एक कॉम को क्या करते हो आप, रब करते हो ड्राई एयर में, उसके बाद इसको टाइनी पीसेस ऑफ पेपर में लेके आते हो. आप ये तो बोल दोगे कि कॉम चार्ज हो गया, कॉम बिल्कुल चार्ज हो गया. कैसे, फ्रिक्शनल फोर्सेस है, इलेक्ट्रॉन इसने, अगर सपोज ये कॉम आई थिंक पॉजिटिव चार्ज जाता है ना इसमें, जितना मुझे याद आ रहा है. ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया कॉम ने. ठीक है, हेयर ने गेन कर लिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, फ्रिक्शन से चार्ज हो गया. लेकिन व्हाट अबाउट दिस टाइनी पीसेस ऑफ पेपर, इस पर तो चार्ज नहीं था ना, तो क्यों अट्रैक्ट किया इसने, इसलिए अट्रैक्ट किया बिकॉज आगे देखेंगे इसमें इंडक्शन हुआ. ठीक है, ये पोलराइजेशन हो गया इसमें, है ना, जो इलेक्ट्रॉन थे. ठीक है, जैसे हमने बोला ना ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे इधर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिव चार्जेस, डाइपोल जनरेट हो जाएगा. टेम्पररी डाइपोल की जो बात कर रहे थे हम, यहाँ हो जाएगा. ठीक है, नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह हो जाएगा. ठीक है, और इधर पॉजिटिव. ओके, इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे प्रॉपरली होता है ये नॉन पोलर सब्सटेंसेज में. ठीक है, कैसे उनके जो सेंटर्स या बीच वाले जो होंगे वो पूरे कैंसिल हो जाएंगे, साइड में मतलब चार्जेस रह जाएंगे, मतलब इधर नेगेटिव. क्या सिंपल अगर समझो कि जो पेपर में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, पेपर में जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, कॉम की तरफ है, और ये अट्रैक्ट कर लेगा ऐसा. ठीक है, ये अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो ये बात यहाँ पर भी हो रही है. मतलब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, इसमें इसकी तरफ जो डाइपोल क्या कर रहा था, इसको इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की. वहाँ पर भी ऐसा है, उसकी तरफ जो डाइपोल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वैसे ही ये कॉम की वजह से ये भी मूव करने लग जाएंगे. जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डाइपोल मूव करने लग जाता है, जब इस तरह से अलाइन होगा. ठीक है, तब ये भी मूव करने लग जाएगा. तो यहाँ से एक एनालॉजी ड्रॉ की उन्होंने. टेकिंग द क्लू फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन, द चार्ज कॉम पोलराइजेस द पीस ऑफ पेपर, इंड्यूसेस अ नेट डाइपोल मूवमेंट इन द फील्ड ऑफ दिस डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ना देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, वही इसको फील्ड के डायरेक्शन टर्म में बता देता हूँ. तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है,
तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में इनको चार्जेस इंड्यूस कर देगा और क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये मूव करने लग जाएगा इस डायरेक्शन में। Further, the electric field due to the comb is not uniform. In the situation, it will easily center the paper should move in the direction of the comb. ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसमें कॉम के डायरेक्शन में क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये एग्जाम्पल रिलेट कर पाया होगा इस पर। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो और लाइक शेयर वगैरह तो आप कर ही दोगे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।